हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अपना एक न्यू लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास नंबर 8 होगी और इसमें हम क्या पढ़ेंगे ये आपको जानना बहुत आवश्यक होता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स। आज हम लोग ये पढ़ेंगे। इसी को कुछ लोग कहते हैं कि इसी का एक दूसरा तरीके से नाम होता है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों एक ही बातें हुई, डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स या डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज आपके पास एन ऑब्जेक्ट है, इसको आपको डिवाइड करना है। एन ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने डिवाइड कर लिया 3 PQR में, 3 तरीके से 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया PQR में। तो इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, ये बात हुई कि इसका अरेंजमेंट कैसे होगा। तो 3 ग्रुप में हो जाएगा। तो आप ये लिखोगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। इस तरीके से आपका डिवीजन होगा। यहाँ पर n क्या है ये आपको स्पष्ट है कि n को ही डिवाइड किया गया, इसका मतलब हुआ n बराबर इक्वल टू p प्लस q प्लस r। इस तरीके से होगा, यानी n को PQR में हमने डिवाइड कर लिया। अब यहीं पर ये बात आती है कि मान लीजिए इसमें से कोई दो इक्वल ग्रुप के हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये q इक्वल टू r है तो फैक्टोरियल q आप लिख सकते हो, यानी फैक्टोरियल q 2 बार लिख सकते हो। तो 2 बार लिखने का मतलब 2 स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों आपस में भी अरेंज हो सकते हैं, तो ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा इस तरीके से। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, डिवीजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपने यही तो लिखा, डिवीजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर 2 ग्रुप्स आर इक्वल। ये 2 ग्रुप्स इक्वल है, इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हुआ। मान लीजिए यही आपका ऑब्जेक्ट होता है और इसको हमें 3 पर्सन में डिवाइड कर देना होता। जैसे 3 टीम हो गई, मान लीजिए 3 3 4 ऐसे आपने टीम बना दिया और 3 कैप्टन होते हैं ABC, इनके बीच आपको डिवाइड करना। तो इसका मतलब ये 3 मेंबर A के साथ भी हो सकते हैं, B के साथ, C के साथ भी हो सकते हैं, और ये 4 इनमें से किसी के साथ हो सकते हैं, ये 3 इनमें से। इसका मतलब ये भी फैक्टोरियल 3 तरीके से चेंज होगा। तो इसका मतलब हुआ डिवीजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 3 ग्रुप्स। तो जितने ग्रुप में आपको डिवाइड करना होगा उतने से मल्टीपल होगा। अगर 2 से करना होगा 2 से मल्टीपल होगा। तो ये आप याद रखिएगा, जितने पर्सन में डिवाइड करना होगा उतने से मल्टीपल हो जाया करेगा। तो ये आप याद रखिए। अब सपोज डेट आपके पास ये हो जाए कि यही एन ऑब्जेक्ट जो है ये PQR 3 ग्रुप में डिवाइड हो रहा था, लेकिन ये तीनों इक्वल के हो जाएं। तो इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल, इनमें से कोई एक, तीनों इक्वल है तो कोई एक लिख लो, फैक्टोरियल p और इसका क्यूब हो जाएगा। बट ये क्यूब तीनों जो है आपस में इंटरचेंज, मतलब फैक्टोरियल 3 टाइप से चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, ये इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात हुई कि अगर 3 पर्सन में इनको डिवाइड करना है, जैसे 3 लोगों में डिवाइड करना है, तो इसका मतलब 3 लोग और हुए, तो 3 उनके सामने भी हुए, तो ये तीनों में से कोई किसी के साथ जा सकता। अभी तो हमारे पास ये हुआ PQR, ये इक्वल है कोई बात नहीं, लेकिन इधर भी तो 3 है, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये भी किसी के साथ हो सकता है, ये भी किसी के साथ। तो फैक्टोरियल 3 तरीके से चेंज होगा, यानी इसका मल्टीपल फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 पर्सन where an object in which p equal to q equal to r, इस तरीके से आप लिखोगे। और इसमें लिखोगे कि इनको among 3 पर्सन डिवाइड करना है, तो आप ये लिखोगे कि फैक्टोरियल 3 भी होना चाहिए। तो इसी के साथ हम लिखेंगे फैक्टोरियल 3, लेकिन हम उसकी अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, जब वो पर्सन वाली केस आएगी तो आप उसको मल्टीपल कर लीजिएगा। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया, बस यहीं तक आप कंप्लीट रखिएगा। जब 3 पर्सन होगा, 4 पर्सन होगा तो हम देखेंगे, लेकिन 4 पर्सन होगा तो 4 टीम बनेगी, 2 पर्सन होगा तो 2 टीम बनेगी, 3 है तो 3 टीम बनेगी। इस तरीके से मतलब पर्सन जितने होंगे उतनी ही टीम बनेगी, उतने ही पार्ट में डिवाइड होगा, ये याद रखिएगा। इसी के साथ हमारे पास आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आप लिखिए
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू r बॉक्सेज। इस तरीके से n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और r डिफरेंट बॉक्स है, उसमें करना है। तो आप देखिए आपके पास क्या चांस है n, और बॉक्स कितने बने हुए हैं इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 सो 1 r बॉक्स हो गया। तो आप n को लेके आ रहे हो तो यहाँ पर पुट करने के आपके पास तरीके कितने हो गए, n मतलब n को जब लेके आ रहे तो r में इकट्ठ हुआ। अब उसके बाद एक का हो गया, एक हो गया, उसके बाद फिर से n के लिए, दूसरे के लिए फिर से r आपके पास तरीका हुआ, तीसरे के लिए r तरीका, चौथे के लिए r तरीका, सबके लिए r चांसेज हुए। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो उनमें से कोई भी एक उठाओगे उसके लिए चांस r, दूसरा उठाओगे उसके लिए भी r, तीसरा उठाओगे उसके लिए भी r। तो r इंटू आर इंटू आर इंटू आर, ये कितनी टाइम्स होगा, n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, मतलब सभी के लिए होगा। तो ये r की पावर n हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू r डिफरेंट बॉक्सेज। अच्छा ऊपर वाले में क्या था, हमने r बॉक्स कहा था, उसमें ये नहीं कहा था कि सब में सिंगल सिंगल होगा, ये भी नहीं कहा था कोई एम्प्टी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू r डिफरेंट बॉक्सेज व्हेयर एम्प्टी बॉक्स नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या हो गया, सब में एट लीस्ट 1 होना ही चाहिए, एम्प्टी कोई नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। तो इसके लिए आप कैसे कंप्लीट करोगे, इसका फार्मूला होता है r टू दी पावर n माइनस, अब देखिए यहाँ पर एक एक हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे r है तो rc1 r माइनस 1 टू दी पावर n प्लस rc2 r माइनस 2 दी पावर यहाँ पर 2। इसका हमारे पास फार्मूला हो जाएगा r टू दी पावर n माइनस rc1 r माइनस 1 टू दी पावर n प्लस rc2 r माइनस 2 दी पावर n। देखिए यहाँ पर rc1 है तो r माइनस 1 की पावर n है, rc2 है तो r माइनस 2 की पावर n है, ये अल्टरनेट साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस rc3 r माइनस 3 टू दी पावर n है प्लस है, ऐसे कंटिन्यूसली आएगा आपके पास। और लास्ट में आपके पास हो जाएगा, देखिए लास्ट में प्लस माइनस 1 टू दी पावर r माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास rc r माइनस 1 और 1 हो जाएगा लास्ट में। इस तरीके से आप लिखोगे और इस तरीके से लिखोगे तो ये फार्मूला कंप्लीट रहेगा। तो आप कर सकते हो, इसमें एम्प्टी बॉक्सेस नॉट अलाउड है। इसी के बाद अभी हमने क्या किया था, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे मतलब सब अलग अलग थे, सबकी अलग अलग पहचान हो सकती थी। अब हम कहेंगे कि अगर डिफरेंट ना हो, आइडेंटिकल हो तो क्या होगा। अब हम लिखेंगे इसको कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट into r different boxes, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो आइडेंटिकल होगा, मतलब सेम टू सेम होगा, लेकिन r डिफरेंट बॉक्सेज में इसको पुट करना है। तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका n-1 c r-1, इसको आप कंप्लीट रखिएगा। इसी के बाद अगर हमें कंटिन्यूसली लिखना हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इनटू r डिफरेंट बॉक्सेज व्हेयर एम्प्टी बॉक्सेज आर नॉट अलाउड, ऐसा आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे। आइए अब हम लिखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट into r different boxes where empty box not allowed, इस तरीके से हो जाए। तो इसका मतलब हुआ कि ये n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन है इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 52 कार्ड्स अमंग 4 प्लेयर्स इक्वली। देखिए 52 कार्ड है, इसको 4 नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 52 कार्ड अमंग 4 प्लेयर्स इक्वली। जैसे 4 प्लेयर्स हमारे पास हो गए, इनमें इक्वली डिवाइड करना। सबसे पहले 52 को 4 डिवाइड करना, 4 पार्ट में डिवाइड करना। तो ये कार्ड कितने कितने होंगे, 13 13 13 13। तो इसका डिवीजन कैसे होगा, टोटल 52 का फैक्टोरियल अपॉन 13 का फैक्टोरियल और इसकी पावर हो जाएगी 4। 13 का फैक्टोरियल इसकी पावर 4, लेकिन ये 4 है तो हमने कहा था कि फैक्टोरियल 4 से मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप याद कीजिए, मैंने जब बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ बताया था अगर 4 पर्सन में डिवाइड होता है, जैसे ये तो 4 हो गया, ठीक है, 13 13 ये हमारे पास इस तरीके डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो गया। लेकिन ये 4 पर्सन के पास क्या, जैसे ए बी सी डी, अब ए के पास इसमें से कौन सा है, कोई नहीं, कोई भी हो सकता है। तो ये फैक्टोरियल 4 तरीके से भी चेंज होगा और इसी को हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखिए इसमें बहुत हम कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, इसलिए कैलकुलेशन शायद हमारे लिए बहुत लेंदी होगा। तो हम फैक्टोरियल 4 कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास जो आ जाता है फैक्टोरियल 52 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 13 टू द पावर 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 डिफरेंट प्राइजेस be given to 5 students if one particular boy must get 4 prizes and the rest of the student can get any number of prizes। तो अदर के लिए कोई कंडीशन नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए तो कंडीशन है, वो 4 प्राइज ले गया तो 10 टोटल प्राइज होते हैं। अब आप देखिए 10 टोटल प्राइज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 10 टोटल प्राइजेस होते हैं और 5 स्टूडेंट होते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें से एक स्टूडेंट 4 प्राइज तो ले गया, इसका मतलब रिमेनिंग 6 बचा, इस 6 को 4 में डिवाइड करना है। तो 10 में से कोई 4 प्राइज ले गया, कौन से 4 ले गए ये नहीं पता है, तो इसका मतलब हुआ 10C4, मतलब 10 में से कोई 4 उसने सिलेक्ट कर लिया, कोई भी सिलेक्ट कर लिया, कोई भी 4 हो सकते हैं। बाकी आप ये कहते हो कि 6 प्राइज है, उसको 4 लोगों में यानी 4 पर्सन में उसको डिवाइड करना है, यानी 6 को 4 में पुट करना है, 6 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 बॉक्सेज में। तो ये हो गया 4 टू द पावर 6, यही आपका आंसर हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल 6 इंटू 4 टू द पावर 6। क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो? मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा, तो बस ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 इंटू 4 टू द पावर 6 आंसर, बस इससे ज़्यादा आप ना लिखो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर आप समझिए थोड़ा सा इस स्टेप को। क्या है कि कह रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। देखिए 12 इसका मतलब हुआ कि 12 तो आइडेंटिकल हो गया, वो तो चेंज होगा नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड ये अलग अलग सोल्यूशन, मतलब 12 आइडेंटिकल को 3 डिफरेंट में डिवाइड करना है। तो अगर n को r डिफरेंट में करना होता था तो याद है फार्मूला क्या होता था, n-1
सी आर माइनस वन। तो यहाँ पर वही हो जाएगा, n की वैल्यू 12 हो गई, 12 n माइनस वन सी आर माइनस वन, 3 माइनस वन, इस तरीके से आप लिखोगे। और जब आप इसका सोल्यूशन करोगे तो ये होगा 11c2, 11c2 डेट इज फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 11 माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9। जब आगे सॉल्व करोगे तो 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो गया और ये हो गया 55। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 55 आ गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होता है फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ सेट ए हैज़ m एलिमेंट एंड सेट बी हैज़ n एलिमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी आप परेशान ना होइए। देखिए क्या है, ए और बी दो सेट्स होते हैं, तो आपके पास तो ये होता है कि ए हो गया, ये बी हो गया, इसमें m एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट। इसका मतलब m जो है ये डिफरेंट है, अलग अलग है ना, अलग अलग हैं, तो आइडेंटिकल नहीं है, डिस्टिंक्ट हैं। ये डिस्टिंक्ट हैं और ये n बॉक्स हो गया, यहीं पर पुट करना है, यही तो हुआ। तो इसका मतलब n की पावर m, इसकी पावर ही तो होगा, जैसे ये n हो ये r हो तो r की पावर n, तो n की पावर m, बस यही आपका सोल्यूशन। तो इस तरीके से आपने लिखा कि m डिस्टिंक्ट होता है और n डिस्टिंक्ट में उसको फिलअप करना है यानी पुट करना, तो इस तरीके से आपने आंसर लिख लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 120। एक्स वाई जेड इक्वल टू 120 है। देखिए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। तो 120 का सबसे पहले आप फैक्टर करो, इसी को आप डिवाइड करोगे, मतलब 3 पार्ट में। 2 6 जा 12, 0 2 3 30, 2 15 जा 3, 5 जा 5, 1 जा। इसका मतलब 120 जो है इसको आप 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इस तरीके से आप करते हो। देखिए आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, आप ये कहते हो कि हमारे पास 120 जो गिवन है, 120 जो गिवन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक x होगा, एक y होगा, एक z होगा। तो हमने कहा ठीक है 3 मतलब 3 बॉक्स हो गए, 3 बॉक्स हो गए, यहाँ पर आपको पुट करना। तो पहले 2 अगर हम पुट करना चाहें तो 2 यहाँ 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है। इसलिए में 3 आइडेंटिकल है। यहाँ पर 2 की केस में देखिए, केस नंबर 1, केस 1 फॉर 2, ये तो आइडेंटिकल हो गया, आइडेंटिकल हुआ, मतलब ये 2 2 2 2 2 2 ये से 3 पावर। तो 3 नंबर्स ये आइडेंटिकल हुआ और इनको 3 प्लेस में पुट करना है। तो 3 अगर आइडेंटिकल हुआ और 3 में पुट करना है तो क्या फार्मूला होता था, याद है आपको? ये तो यही होता था n प्लस आर, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, इस तरीके से 3 3 6 माइनस 1 5 C2 हो गया। तो ये तो 5C2 हो गया, एक तो ये हो गया। उसके बाद ये आइडेंटिकल वाली केस हो गई। अब केस नंबर 2 पर आते हैं। देखिए यहाँ पर 3 और 5 है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं गया है। तो 3 को 3 बॉक्स हो गया ना, 3 प्लेस XYZ। तो 3 केस नंबर 2 में क्या हो गया हमारे पास, 3 को 3 बॉक्स ये XYZ में है, तो इसका मतलब हुआ 3 टाइम्स हुआ, 3 टाइप्स। इस तरीके से आप पुट कर सकते हो। और ऐसे थर्ड केस में अगर आप देखो तो 5 है, इसको भी XYZ किसी भी बॉक्स में पुट कर सकते हो XYZ, तो ये भी 3 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया ये आपको देखना होगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास कितना होता है, यहाँ पर ये देखते हैं। जब आप लिखोगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज, तो ये 5C2 फर्स्ट आ गया आपके पास। फर्स्ट क्या आया 5C2, 3 को आप 3 वेज, 5 को 3 वेज, इस तरीके से आप पुट कर सकते हो। तो ये 5C2 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टोरियल 3 को हम फैक्टोरियल 3 के साथ कैंसिल आउट कर लेते हैं, बाकी 2 से 2 2 जा,
तो ये हो गया आपके पास है 5 2 जा 10 3 जा 30 3 जा 90, तो ये 90 हो गया, 90 आपका आंसर आ गया। आई होप you understood explanation of this concept and questions also. Okay, thank you, bye.